हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में। जैसा कि हम लोग रोज डिस्कस कर रहे हैं एसएससी जीडी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऐसे प्रश्न जो एसएससी जीडी के पेपर में पूछे ही जाएंगे। निश्चित है कि ये पेपर में प्रश्न जरूर आएंगे। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जीडी 2021 के आए हुए टॉप मोस्ट क्वेश्चंस, ऐसे प्रश्न जो एसएससी जीडी के 2021 के पेपर में आए हैं और टॉप मोस्ट हैं, वैसे प्रश्न जो टॉप मोस्ट लेवल पे हैं, ऐसे प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की क्लास बहुत बेहतरीन होने वाली है। सभी लोग बिल्कुल मन लगा के कॉपी किताब पेन पेंसिल लेके रबड़ कटर लेके सब कुछ बैठ जाइए, क्योंकि आज की क्लास में ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं जो एसएससी जीडी 2021 के पेपर में पूछे गए हैं। वे प्रश्न जो हम लोग पेपर में लगाने के लिए समय लेते हैं, उसमें समय कैसे बचाना है, कैसे क्वेश्चन को करना है, ये सारी चीजें आज हम लोग सीखने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। तो क्लास की शुरुआत करते हैं, बातें बाद में करते रहेंगे बीच में, क्योंकि समय ज्यादा बर्बाद नहीं करना। जीडी वाले बच्चों का पेपर बहुत करीब आ चुका है, उनके लिए ये समय बहुत ही ज्यादा कीमती है। तो इस कीमती समय का हम लोग बेहद कीमती क्वेश्चंस में उपयोग करते हैं ना। ऐसे कीमती क्वेश्चंस मैंने क्यों कहा, क्योंकि वही प्रश्न आपके पेपर में छपने वाले हैं। आइए चलिए, पहला प्रश्न एसएससी जीडी 2021 के पेपर में आया। मैं गारंटी लेता हूं ऐसे प्रश्न आपके हर एक पेपर में देखने को मिलेंगे, चाहे जीडी हो, सीएचएसएल हो, कीवीएस पीआरटी हो, यूपीपी हो, कोई भी पेपर होगा आपको ऐसे प्रश्न पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। हर एक पेपर में कोई पेपर बाकी नहीं। चलिए फिर ऐसे प्रश्नों को हम लोग जल्दी कैसे करेंगे, इस बात को समझना। सबसे पहले प्रश्न की लैंग्वेज को समझते हैं कि प्रश्न हमको दे क्या रखा है। प्रश्न कह रहा है एक राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में ये और 6.5 वर्ष में इतने रुपए हो जाती है। प्यारे बच्चों, हमने ऑफलाइन बैच में पढ़ाते पढ़ाते 10 बार बताया, जब भी हो जाती है लैंग्वेज में लग जाए तो वो हमारा मिश्र धन होता है, अमाउंट होता है। मतलब कह रहा कोई धन 4 साल में 12,144 हो जाता है और 4.5 साल में 13,984 हो जाता है। ब्याज की दर ज्ञात करें, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है साधारण ब्याज पे। आप समझिएगा 4 वर्ष में कोई धन कितना हो जाता है, 4 वर्ष में कोई धन हो जाता है 12,144 और 6.5 वर्ष में 6.5 वर्ष में कितना हो जाता है 13,984। अब भैया ये भी हमारा अमाउंट है, ये दोनों हमारे अमाउंट हैं। हो जाता है अगर लग जाए तो हमारा अमाउंट बन जाता है, ठीक है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है पेपर में कि जब भी पेपर के लैंग्वेज में हो जाता है लग जाए तो हमारा अमाउंट बन जाता है, वो प्रिंसिपल नहीं होता, ठीक है। मतलब प्रिंसिपल में जब ब्याज को ऐड कर देते हैं तो हमारा अमाउंट बन जाता है। अब दूसरी बात बाबू समझिएगा, उसने हमसे कहा है कि ब्याज की दर ज्ञात करें, हमें आर निकालना है। R% निकालने के लिए आपके पास होता साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मतलब हमारे पास साधारण ब्याज होना चाहिए, प्रिंसिपल होना चाहिए, टाइम होना चाहिए, तब हम रेट निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हम इन सारी चीज़ों को ढूंढते हैं कहाँ मिलेंगी। ये सारी चीज़ें मिलेंगी आपको यहीं से ही। तो प्यारे बच्चों, एक बात को और ध्यान रखिएगा कि जब भी दो मिश्रधन को साधारण ब्याज में जब भी दो मिश्रधन को घटाते हैं तो हमें ब्याज मिलता है। जैसे यहाँ पे 6.5 वर्ष है और यहाँ पे 4 वर्ष है, इसको घटाओगे तो यहाँ पे आएगा 2.5 वर्ष, 2.5 वर्ष। और यहाँ पे धन को घटाओ, 4 से 4 जाएगा 0, 8 से 4 जाएगा 4, 9 से 1 जाएगा 8, 3 से 2 जाएगा 1 और 1 से 1 जाएगा 0। मतलब 2.5 वर्ष का ब्याज बेटा जो आ गया वो कितना आ गया, 1840 रुपए आ गया। अब समझिएगा, हमने आपको एक बात बताई, जब प्रिंसिपल में ब्याज को जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिलता है, अमाउंट मिलता है। जब प्रिंसिपल में क्या करते हैं बाबू, ब्याज को जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, अमाउंट मिल जाता है। और अगर अमाउंट से ब्याज को माइनस कर दे तो हमें प्रिंसिपल मिल जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे कितने वर्ष का ब्याज लिखा हुआ है, 2.5 वर्ष का ब्याज लिखा हुआ है ना। इतनी बात क्लियर हो रही है, 2.5 वर्ष का ब्याज लिखा हुआ है। इस 2.5 वर्ष के ब्याज को हम ये लिख सकते हैं, सुनते जाइएगा बस मेरे एक बात को, यहाँ से पॉइंट हटाएं, 1 0 नीचे बढ़ा दें तो ये 5 25 और ये 5 दूनी 10, ये कटा। फिर 5 1 5 और फिर इधर काटो, 5 3 15, कितना जाएगा 3,
5 छक्का 30, 5 अट्ठे 40। इस 2 का गुणा इधर कर दो, 2 अट्ठी 16 का 6 हासिल लगेगा 1, 2 छंग 12 1 13 का 3 हासिल लगेगा 1, 2 तिहाई 6 1 7। तो यहाँ पे 1 वर्ष का ब्याज कितना आ गया? 736 रुपये आ गया। हमने 1 वर्ष का ब्याज निकाल लिया। क्यों निकाला? क्योंकि सबसे पहले हमें प्रिंसिपल चाहिए बेटा, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है, इसको बिल्कुल समझते जाओ। आप जब 2 अमाउंट को घटाते हो तो आपको ब्याज मिलता है। तो यहाँ पे 6.5 वर्ष से 4 वर्ष माइनस करें तो 2.5 वर्ष का ब्याज आ गया 1840। यहाँ से हम 1 वर्ष का ब्याज बना लिए। 1 वर्ष का ब्याज कितना आ गया? 736 रुपये। अब इसमें हम 4 से इसमें गुणा कर दें, 4 से इसमें गुणा कर दें और 4 से इसमें गुणा कर दें। तो 4 छंग 24 का 4, 4 छंग 24 का 4 हासिल लगेगा 2, 4 3 12, 2 14 का 4 हासिल लगेगा 1, 4 7 28, 2 30। तो ये 4 वर्ष का ब्याज आ गया। अब अगर 4 वर्ष का ब्याज इसमें से माइनस कर दिया जाए 3044, 4 वर्ष का ब्याज माइनस करो, 4 से 4 जाएगा 0, 4 से 4 जाएगा 0, 1 से 0 जाएगा 1, 1 हासिल दोगे 12, 12 से 3 जाएगा 9। तो 4 वर्ष का जब ब्याज माइनस कर दिए तो ये क्या बन गया? प्रिंसिपल। भैया अमाउंट से जब ब्याज को माइनस किया तो क्या बन गया? प्रिंसिपल। यहाँ पे 4 वर्ष का ब्याज था तो 4 वर्ष का ब्याज निकाल के इसमें से माइनस करके हमने प्रिंसिपल निकाल लिया। अब हम दर निकाल लेंगे। सुनो कैसे। 1 वर्ष का ब्याज कितना? 736। ब्याज की जगह लिखो 736। प्रिंसिपल कितना है? 9100। रेट आपको निकालना है। यहाँ पे जो आपने ब्याज लिया कितने साल का? 1 साल का। तो यहाँ पे 1 रख दो बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, कट गया। बताइए कोई परेशानी है? अब ये कटेगा इससे, क्या हुआ? कैलकुलेशन गलत है? कहाँ पर? सही तो है यार, काटने में गलती हुई। 4 से 4 जाएगा 0, 8 से 4 जाएगा 4, 9 से 1 जाएगा 8, 3 से 2 जाएगा 1, 1840, 50 25, 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे 5 3 15, तो यहाँ पे 3 बचेगा 34 होगा, 5 छक्का 30, 4 जाएगा 5 अट्ठे 40, 2 अट्ठी 16 का 6 हासिल लगेगा 1, 2 छंग 12 1 13 का 3 हासिल लगेगा 1, 2 तिहाई 6 1 7, 4 छंग 24 का 4 हासिल लगेगा 2, 4 3 12, 2 14, 14 का 4 हासिल लगेगा 1, 4 से 28 1 29। सॉरी यहाँ पे गलती हुई ना, ये 2944 आएगा। ये हमने कैलकुलेशन गलत किया, ठीक है। यहाँ पे 2944 माइनस करके प्रिंसिपल निकालिए, 2944, ठीक है। 4 से 4 जाएगा 0, 4 से 4 जाएगा 0, 1 है 1 हासिल तो 11, 11 से 9 जाएगा 2, 1 हासिल चले गया। यहाँ पे कितना बचा? 11, 11 से 2 जाएगा 9, ये आएगा 9200, ठीक है। ये 9200, तो यहाँ पे प्रिंसिपल 9200 रख दीजिए बेटा। दो जीरो से 2 जीरो हमने काट दिए। अब 92 से इसको डिवाइड कर दीजिएगा, कटेगा 9, फिर नहीं कटेगा, 8 दूनी 16, 8 कटेगा तो 8 बार में कट जाएगा, रेट आ जाएगा 8% का। ये देखिए, ठीक है। कैलकुलेशन को थोड़ा सा भैया ध्यान रखिएगा, आप लोग भी कैलकुलेशन जल्दबाजी में कभी कभी गलत हो जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चों एक बात को और समझिए कि जैसे कि आप लोग ऑनलाइन क्लासेस करते हो तो बिल्कुल आप किसी भी टीचर से पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको ध्यान रखना है क्या वो टीचर आपको पेपर का लेवल जो चल रहा है उस तरह के प्रश्न करा रहा है या आसान आसान ही प्रश्न कराते जा रहा है। आपको ध्यान रखना है ये एसएससी जीडी 2021 के पेपर का आया हुआ प्रश्न है, प्रश्न का लेवल डाउन नहीं है, प्रश्न का लेवल बढ़िया है। देखिए इसमें 2 बार, पहले तो हमें ये सॉल्व करना पड़ गया, ये सॉल्व करे, इसको सॉल्व करने के बाद फिर हमें दर निकालने के लिए यहाँ पे सॉल्व करना पड़ा, मतलब 2 बार हमें कैलकुलेशन करना पड़ रहा है। इतने आसान प्रश्न एसएससी जीडी में नहीं आएंगे जितना आप लोग सोचते हो। एसएससी जीडी ही क्या, कोई भी होने वाला पेपर में इतना आसान प्रश्न नहीं आएगा जितना आपको ऑनलाइन में लोग पढ़ा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ मेरी प्रैक्टिस क्लास हमेशा ज्वाइन रखो, आपको पेपर का लेवल पता चलता रहेगा कि पेपर में कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। प्रश्न का लेवल आपके सामने है, आप जितने बच्चे साधारण ब्याज पढ़े हुए हैं उन्हें अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि इसमें क्या किया गया। ऑफलाइन वाले बच्चों को ज़्यादा अच्छे से बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, किसी को लगा लोगे पेपर में। चलिए आगे बढ़ा जाए, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा अमरनाथ ने 22,500 रुपए का निवेश किया,
साधारण ब्याज की वह वार्षिक दर ज्ञात कीजिए जिस पर उसे 4 वर्षों में 28,800 रुपए का मिश्रधन प्राप्त हुआ। दर ज्ञात करना है, ठीक है। अमरनाथ ने 22,500 रुपए का निवेश किया, मतलब प्रिंसिपल 22,500 रुपए है, समय हमारा 4 वर्ष है, अमाउंट हमारा 28,800 रुपए हो जाता है क्योंकि मिश्रधन है। तो यहाँ से आप साधारण ब्याज निकाल लो। 28,800 से 22,500 को माइनस कर दो, 0 0, 8 से 5 जाएगा 3, 8 से 2 जाएगा 6, मतलब 6300 रुपए का ब्याज मिलता है। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। ये 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, कट गया। चलिए इसको काटिएगा 5 से, 5 चौको 20, 5 25, ये कटेगा 5 1 5, 1 हासिल चला गया, 13 हुआ, 5 दूनी 10, 3 5 छक्का 30, 0, ये कट जाएगा। 9 5 45, फिर कटेगा 9 1 9 और 4 जाएगा क्या, 9 1 9 3, 9 3 बार, ठीक, 9 चौको 36, फिर 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 8 40, फिर 4 1 4, 4 7 28, आर बराबर आ गया 7% का। चलिए ये प्रश्न एक आसान आ गया था एसएससी जीडी 2021 में, ठीक है। आपको प्रिंसिपल दे रखा था, समय दे रखा था, अमाउंट दे रखा था, ब्याज निकाल के आपको साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 लगा देना था। बताइए कोई डाउट है? हम लोग अब क्या कर रहे हैं, अब हम लोग एसएससी जीडी 2021 में जितने पेपर हुए हैं एक एक पेपर के प्रश्न आपको पूरे सॉल्व करा देंगे पेपर तक की। पेपर में क्योंकि प्रश्न यहीं से कॉपी होना है, प्रीवियस ईयर कॉपी होना ही होना है, कुछ भी हो जाए। 20 में 15 प्रश्न आपको प्रीवियस ईयर से ही मिलेंगे, तो सबसे ज़्यादा फोकस रखना है। सीजीएल 2022 का पेपर हो चुका है, कल से सीजीएल 2022 के भी प्रश्न इसमें जोड़ दिए जाएंगे। उसमें के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं वो जीडी में कॉपी हो सकते हैं, वो सीएचएसएल में कॉपी हो सकते हैं। बस इसी पे फोकस करना है। अगर हम लोग प्रैक्टिस कर लिए अच्छे से तो हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में लगा ले जाएंगे। इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आपको? चलो आगे बढ़ो। आइए, कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य इतने रुपए है, ठीक है। एक वस्तु का मार्केट प्राइस आपको दिया गया है 15,800 रुपए। यदि कोई दुकानदार 20% की छूट देने के बाद 18% का लाभ कमाता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? एक दुकानदार इस पे 20% की क्या देता है, छूट देता है। छूट देने के बाद जो वस्तु होगी वो वस्तु का एसपी हो जाएगा। तो 15,800 पे आप 20% की छूट देते हो। 20% छूट का मतलब 100 से 20 घटा दो बटे में 100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 8 0 0, 8 28 64 का 4, 8 28 64 का 4 हासिल लगेगा 6, 8 5 40 और 6 46 का 6 हासिल लगेगा 4, 8 1 8 और 4 12, मतलब उस वस्तु का जो विक्रय मूल्य आएगा 12,640 रुपये आएगा। अब एक बात को समझिएगा, कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य, मतलब आप एक दुकान पे जाते हो, दुकानदार उस वस्तु का अंकित मूल्य लिखता है 15,800 रुपये और दुकानदार आपसे कहता है कि अगर आप यह वस्तु खरीदोगे तो मैं आपको 20% का डिस्काउंट दे दूंगा। तो दुकानदार ने इस वस्तु पर 20% का डिस्काउंट दे दिया तो आपको ये वस्तु कितने की मिली? 12,640 की। अगर आपने इस वस्तु को 12,640 में खरीदा है तो मीन्स दुकानदार ने इससे कम में खरीदा होगा, मतलब दुकानदार का क्रय मूल्य बताना है, दुकानदार का सीपी बताना है। अब आपको क्या बताना है? सीपी बताना है। दुकानदार को कितने % का लाभ हो रहा है? 18% का लाभ कमाता है। तो आपने एक चीज पढ़ा है, एसपी इक्वल टू सीपी, 100 प्लस माइनस एक्स अपॉन 100। हमें बताना क्या है? सीपी बताना है। तो एसपी दिया गया 12,640 गुणे 100 बटे में कितने % का लाभ होता है? 18% का लाभ होता है। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, इस वस्तु का सीपी निकल आएगा और अप्रॉक्स में कहा रुपए में एक के निकटतम मान तक आंसर ये आएगा। ठीक है, आप कैलकुलेट करिएगा और देखिएगा आंसर ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। आपको बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन के एक एक पॉइंट को समझते हुए प्रश्न को हल करना है। दुकानदार ने कहा है कि एक वस्तु 15,800 रुपये उसके ऊपर अंकित है, मतलब ये कोर्ट में खरीदने गया, इस पे 15,800 रुपये लिखा हुआ था।
दुकानदार ने कहा अगर आप ये कोट लोगे तो मैं आपको 20% का डिस्काउंट दूंगा। मैंने कहा ठीक बाबू मुझे कोट दे दो। मैंने ये ब्लेजर ले लिया, ठीक है, 20% के डिस्काउंट पर। हमने वो ब्लेजर कितने में खरीद लिया? 12,640 पे। ये कोट कितने में खरीदा? 12,640 रुपए में खरीद लिया। दुकानदार ने अगर 12,640 में हमें दिया है तो मीन्स दुकानदार ने इसको और कम में खरीदा होगा, क्योंकि वो प्रॉफिट कमाएगा। तो उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है? 18% का। तो हमने ये आपको फॉर्मूला बता दिया यहां से सीपी निकालने के लिए। एसपी बराबर सीपी 100 प्लस माइनस एक्स अपॉन 100। एसपी की वैल्यू है, एसपी की वैल्यू पुट कर दीजिए, पुट कर दिया। 100 का गुणा कर दिया, 100 का गुणा कर दिया और 118 से भाग कर दिया, सीपी निकल आएगा। अप्रॉक्स में ये आंसर आएगा। मतलब दुकानदार ने इस वस्तु को 10,712 रुपए में परचेज किया था, तभी तो उसको लाभ होगा। बताओ कोई डाउट है? चलें आगे। ऐसे एक एक क्वेश्चंस की लैंग्वेज को अपने अनुसार मॉडिफाई करिए कि मैं खरीद रहा हूं, मुझे लाभ होना चाहिए, दुकानदार को लाभ होना चाहिए, तो मार्केट प्राइस क्या हो, तब आप प्रश्न लगा पाओगे। ऐसे नहीं, क्वेश्चंस की लैंग्वेज पे मत जाओ, अपनी लैंग्वेज में उसको मॉडिफाई करो। जैसे उस साधारण ब्याज की बात किया था, जैसे यहां पे ये वाला क्वेश्चन था, जैसे साधारण ब्याज की बात किया, आप ऐसे सोचते हैं कि मेरे पास 22,500 रुपए हैं, मैंने एक बैंक में जमा कर दिया, ठीक है। बैंक में जमा करने के बाद 4 वर्षों के लिए जमा किया, मतलब हमने ये पैसा 4 वर्षों के लिए बैंक में जमा करा। कितनी दर पर? वह वार्षिक दर ज्ञात कीजिए, मतलब वह दर हमें नहीं पता, वह दर हमें निकालनी है। बैंक में हमने 22,500 रुपए जमा किया, 4 वर्ष बाद बैंक ने हमें इतने रुपए दिया। तो भाई बैंक में आपने इतने रुपए जमा किया, बैंक ने आपको ज़्यादा दिया, मतलब ब्याज लगाया होगा। तो एक प्रिंसिपल एक अमाउंट, ये देखिए ये प्रिंसिपल ये अमाउंट। अगर ये बैंक में जमा किया था, बैंक वालों ने ये दिया, तो कितने रुपए ब्याज लगा दिया? इतने रुपए ब्याज लगा दिया। बस साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, तुरंत आपको लगा देना। अपने आप को हमेशा क्वेश्चन में पुट करने का काम करो, क्वेश्चन आसान हो जाएगा लगाने के लिए। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप कैसे क्वेश्चंस को हैंडल करते हो पेपर में। मैं कहता हूं आप अपने ऊपर लो हमेशा हर एक प्रश्न को। आइए ये है, अब इसमें आप अपने ऊपर लो कि जैसे कह रहा है एक व्यापारी एक वस्तु एक्स को 30% का लाभ पर कमाता है। 30% लाभ कमाता मतलब आप हो और एक आपका दोस्त है। आप एक्स तो आप समझ ही रहे होगे कौन होगा, और वाई आप हो, ठीक है। एक एक्स है और एक वाई है। क्या हुआ? एक व्यापारी एक वस्तु एक्स को बेचकर 30% लाभ कमाता है। जब इसको बेचता है तो उसको 30% का प्रॉफिट होता है, और एक अन्य वस्तु वाई को बेचकर 16% का हानि कमाता है, और जब इसको बेचता है तो 16% की क्या हो जाती है? हानि हो जाती है। यदि एक्स और वाई के क्रय मूल्य का अनुपात दिया गया है, सीपी दिया गया है, एक्स सुनिएगा, एक्स और वाई के सीपी का अनुपात दिया है। सीपी मतलब क्रय मूल्य का अनुपात दिया, क्या दिया? 3:4 दे दिया। अब हमने क्या किया? हमने इसमें 100 से गुणा किया, हमने कहा यह वस्तु हमने 300 रुपए में खरीदा। इसमें 100 से गुणा किया, हमने कहा यह वस्तु हमने 400 रुपए में खरीदा। दोनों के वस्तु के हमने क्रय मूल्य निकाल लिए कि x को हमने 300 रुपए में खरीदा और y को हमने कितने रुपए में खरीदा? 400 रुपए में खरीदा। दोनों को खरीदने में हमने टोटल कितने रुपए खर्च कर दिए? 700 रुपए खर्च कर दिए। फिर हमने क्या किया? x को 30% लाभ पर बेचा, इसको 30% लाभ पर बेचा, तो 300 गुणे 130 बटे में 100। जब भी लाभ पर बेचोगे तो 100 में जोड़ते हैं, और जब भी हानि पर बेचते तो 100 में घटाते हैं। 30% का लाभ तो 130 बटे 100। इसको कैलकुलेट कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 13×3 मतलब हमने इसको 390 रुपए में बेचा। ये आपका सीपी है और ये आपका एसपी। और इसको हमने क्या किया? 16% की हानि पर, मतलब 84 बटे में 100। 2 जीरो 2 जीरो, 4 चौको 16 का 6 हाथ से लगाएगा, 4 8 32 1 33। इसको हमने 336 रुपए में बेच दिया। टोटल विक्रय मूल्य कितने रुपए मिले आपको? 6 9 3 12 2 हाथ से लगाए, 3 3 6 1 7। अब समझिए 726 रुपए मिले। अब आप अपने ऊपर लो कि आपने एक वस्तु एक्स को 300 रुपए में खरीदा,
एक वस्तु Y को 400 रुपए में खरीदा, दोनों को खरीदने में आपने कितने रुपए खर्च कर दिए? 700 रुपए खर्च कर दिए। फिर आप क्या करते हो? इन दोनों वस्तुओं को बेचते हो। X को 30% लाभ, इसको 30% लाभ पर बेचे कितने रुपए में? 390 रुपए में। Y को 16% हानि, इसको 16% हानि पर बेचे कितने रुपए में? 336 रुपए में। दोनों को बेच के कितने रुपए कमाए? 726 रुपए। अब आपने 700 रुपए में खरीदा था और 726 रुपए में बेचा, तो आपको क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। कितने रुपए का? 26 रुपए का प्रॉफिट। 700 से 726। अब आपसे क्या कहा? लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? तो प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट गुणे 100 बटे में सीपी। तो प्रॉफिट कितना है? 26 रुपए का प्रॉफिट है, गुणे 100 बटे में कॉस्ट प्राइस 700। ये काट दीजिएगा, ये 7 त्रिक 21, ये जाएगा 3.7% का लाभ। आ गया आंसर। बस ऐसे देखो कितना बड़ा क्वेश्चन था, कितनी बड़ी लैंग्वेज थी, बट अगर आप अपने ऊपर इस प्रश्न को लेकर समझते हो तो हमें नहीं लगता कि आपको समय लगने वाला है। लेकिन अब ये तरीका आपको सीखना होगा हमसे कि आप कैसे प्रश्न की लैंग्वेज को समझोगे, कि वो क्या कह रहा है, कहने के अनुसार क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सॉल्व ट्रिक सब यही है, यही सॉल्व ट्रिक है और कोई सॉल्व ट्रिक नहीं है। ठीक है, ट्रिक का मतलब ये नहीं होता कि बिना लगाए हुए प्रश्न अब आएंगे। अब पहले वाला जमाना गया, जो ट्रिक पे ऑनलाइन में पढ़ाते हैं ना, वो पढ़ाते ही रहेंगे, आप पढ़ते ही रहना। ट्रिक सीखते रहो, जिंदगी आपकी भी कटती रहेगी और आप सीखते रहना आराम से। हमें क्या करना है, और आपको पता है ये आज की क्लास में सब GD 2021 के ही प्रश्न पढ़ाए जा रहे हैं, कोई ऐसे वैसे प्रश्न नहीं पढ़ाए जा रहे हैं, सब अच्छे टॉप मोस्ट प्रश्न पढ़ाए जा रहे हैं। इसके ऊपर फोकस करो। सिलेक्शन चाहिए तो ये करना होगा। कुछ भी कठिन नहीं होता, कुछ भी आसान नहीं होता। जो कहते हैं कठिन है आसान है, मैं उनके लिए एक बात कहता हूँ। आज मैंने ढूंढ के रखा था कि जो कहते हैं कि सर ये क्वेश्चन कठिन है, ये आसान है, कुछ कठिन नहीं होता, कुछ आसान नहीं होता। जब आँखों में अरमान लिया, जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या। जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या। जब ठान लिया तो ठान लिया, जब ठान लिया तो ठान लिया। मतलब करना है तो करना है। अगर SSC GD में जॉब पानी है तो हमें ऐसे प्रश्न को पढ़ना है तो पढ़ना है। कुछ भी कठिन नहीं, कुछ भी आसान नहीं। जब जॉब मिल जाएगी तो सब कुछ आसान, जब जॉब नहीं मिलेगी तो सब कुछ कठिन। ऐसे ही प्रश्न उन बच्चों को भी करना है जो नौकरी पाएंगे, ऐसे ही प्रश्न उन बच्चों को भी करना है जो नौकरी नहीं पाएंगे। सबके लिए पेपर एक जैसा ही आना है। तो जो बच्चे जॉब पाएंगे वो ऐसे प्रश्नों को करके जॉब पाएंगे। अब आप ऐसे प्रश्नों को अगर नहीं पढ़ते हो तो आप अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। वो आप खुद उसका खामियाजा आप खुद भुगतोगे, मैं नहीं भुगतूंगा, उसका खामियाजा आपको भुगतना होगा। अभी आप इग्नोर कर लो। अभी मैं कह रहा हूं कि प्रैक्टिस बैच में जो प्रीवियस ईयर पेपर के प्रश्न पढ़ाए जा रहे हैं इन पे ध्यान दो। पेपर प्रश्न हमेशा ऐसे ही पूछेगा, ऐसे ही लेवल रहेगा, ऐसे ही प्रश्नों का भंडार है उसके पास। वो नॉर्मल लेवल पे नहीं जाने वाला। जो नॉर्मल पढ़ा रहे हैं आप उनसे पढ़ना ही बंद कर दो। प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करो। आप खुद ही समझ जाओगे कि आपका लेवल क्या है, कहाँ पे तैयारी कर रहे हो। आओ आगे बढ़ते हैं। पढ़ो क्या कह रहा है, जल्दी से पढ़ो। मैं थोड़ा सा पानी पीता हूँ, आप पढ़ो जल्दी से फटाफट। पढ़ लिया? बताया जाए? चलिए। कह रहा है यदि किसी मेज का खुदरा मूल्य 900 रुपए है और निर्माता, थोक व्यापारी और खुदरा विक्रेता के लाभ प्रतिशत ये हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक दुकानदार एक वस्तु को 900 रुपए में बेच देता है, और अगर दुकानदार इस वस्तु को बेचता है तो इसमें 3 लोग लाभ कमाते हैं। पहला तो जो इस वस्तु को बना के देगा वो लाभ लेगा। दूसरा, जब कोई वस्तु फैक्ट्री में बनती है तो वह सीधे दुकान पर नहीं आती। वो कैसे आती सुनो। एक वस्तु फैक्ट्री में बनी तो यहाँ से वो डायरेक्ट जाएगी थोक विक्रेता के पास,
जो मतलब थोक में सामान खरीदते हैं, नहीं कहते दुकानों पे लिखा तो थोक एवं फुटकर विक्रेता। थोक विक्रेता वो होते हैं जो बल्क में माल खरीदते हैं, क्योंकि फैक्ट्री जो है एक एक छोटी छोटी दुकानों पे सामान उतारने नहीं जाती है, वो सबसे पहले थोक विक्रेता को सामान प्रोवाइड करती है। तो फैक्ट्री ने यह वस्तु मान लो 100 रुपये में बनाई और उसने थोक विक्रेता को दे दिया 120 रुपये में, तो फैक्ट्री ने यहाँ पे लाभ कमा लिया 20 रुपये का। अब थोक विक्रेता क्या करेगा? थोक विक्रेता इस वस्तु को प्रोवाइड करेगा दुकानदार को जो खुदरा व्यापारी हैं। अब दुकानदार क्या करेगा? यहां से इन्होंने दुकानदार को भेजा, ये थोक वाले हो गए और ये हो गया दुकानदार। अब दुकानदार क्या करता है? इन्होंने दुकानदार को दिया 130 रुपये में, इन्होंने भी 10 रुपये का लाभ कमाया। भाई थोक विक्रेता है तो दुकानदार को देंगे, तो गली गली जाके सामान बांटेंगे तो कुछ ना कुछ तो लाभ लेंगे ही। अब दुकानदार क्या करता है? फिर इस वस्तु को बेचता है किसको? ग्राहक को, और ग्राहक को उसने बेचा 135 रुपये में। भाई ये भी 5 रुपये का लाभ कमाएगा। भाई दुकानदार है, फ्री में थोड़ी काम करेगा, रात दिन बैठा रहता है, 5 रुपये का लाभ ये कमाया। तो ये प्रोसेस की बात कर रहा है वो। बस आप समझ गए? चलो इतना समझ गए तो बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे कह रहा है कि तो मेज के उत्पादन की लागत कीमत, मतलब सीपी की बात कर रहा है, कॉस्ट प्राइस क्या होगा? आपने पढ़ा एसपी इक्वल टू सीपी 100 प्लस माइनस एक्स अपॉन 100, यही तो पढ़ रखा है। ठीक, तो एसपी कितना है? 900 रुपये है। हमें वस्तु का सीपी निकालना है, गुणे पहला लाभ कितना है? 8%, तो 100 प्लस 8 108 बटे में 100। लाभ होगा 100 में जोड़ोगे, जितनी बार लाभ है उतनी बार लिखो। 10% का लाभ तो 110 बटे 100, 20% का लाभ तो 120 बटे में 100, और इसको कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेशन पूरा कर लेना। यहाँ से वस्तु का सीपी निकल आएगा, जो भी निकल के आएगा अप्रॉक्स हमें लगता है 631 रुपये आना चाहिए। अब आप सॉल्व करके कमेंट करके बताइएगा क्या 631 के करीब में आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट करिएगा। मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया, मेथड बता दिया, फॉर्मूला बता दिया, तरीका बता दिया। आपको कैलकुलेशन करना, पेपर में कैलकुलेशन आपको ही करना है, आप करके बताना कि इसका आंसर क्या आएगा। और मान निकटतम में आएगा कुछ 631 पॉइंट कुछ आ सकता है, या तो 630 पॉइंट कुछ आ सकता है। ठीक है, तो निकटतम में आप 631 को आंसर लगा सकते हो। समझ गए बात को? पूरे प्रोसेस को समझ गए ना, क्या है, कैसे सामान बनता है, कहाँ जाता है, कैसे कैसे बिकता है, इस चीज़ों को समझ गए। चलो आगे बढ़ो। आइए फिर एक वैसा ही प्रश्न कह रहा, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है, यदि दुकानदार इस पर 2 छूट देता है, पहली छूट 10% और दूसरी छूट 5%, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? एमपी है 800 रुपये, एमपी मार्केट प्राइस है 800 रुपये। इस पर 2 छूट मिलती हैं, एक मिलती कितनी? 10% की, फिर दूसरी मिलती कितनी? 5% की। फिर यहाँ से निकल के आएगा एसपी, तो 800 रुपये की है, पहली छूट कितना? 10%, तो 90 बटे 100। दूसरी छूट कितनी? 5%, तो 95 बटे 100। जितनी छूट होगी उसको 100 से माइनस कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देना। ठीक, ये 1 जीरो से 1 जीरो काट देना, ये कटेगा 5 का नम 5, 5 9 45 से 5 दूनी 10, ये कट जाएगा 2 चौको 8, ये 19 चौको 76, 76 गुणे 9, और 9 छाक 54 का 4, हाथ से लगेगा 5, 9 से 63 5 68, 684 है ऑप्शन में। ये देखिए आ गया, बस आ गया वस्तु का विक्रय मूल्य। बताओ कुछ करना है भाई? कुछ करना है? एसपी निकालना था, 800 रुपये की वस्तु है, पहली छूट 10%, तो 90 बटे 100, दूसरी छूट 5%, तो 95 बटे 100। कैलकुलेट कर लो, वस्तु का विक्रय मूल्य निकल आएगा कितना? 684 रुपये। ऐसे प्रश्न एसएससी जीडी 2021 के पेपर में पूछे गए हैं, और मैं गारंटी लेता हूं 2023 के पेपर में फिर पूछे जाएंगे। बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, ऐसे प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे, 100% दावा है मेरा बेटा। चलिए आगे बढ़ाया जाए इसको, कोई डाउट तो नहीं है? चलिए और बेहतरीन प्रश्न लेते हैं। आइए और बेहतरीन प्रश्न, एक आपके चुनाव से प्रश्न आना है आपके पेपर में। कल की क्लास में भी एक चुनाव से था, आज की क्लास में भी चुनाव से। जल्दी से एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने लोगों ने बेल आइकन को नहीं ऑन किया वो लोग बेल आइकन भी ऑन कर लें, क्योंकि हमारे जितने भी लेटेस्ट वीडियो, अपडेटेड वीडियो है वो सब आपको मिलती रहे। जीडी तक की हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। बस ऐसे ही आप धैर्य बनाए रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ, फिर आप देखिएगा पेपर में आप क्या कमाल करके आते हो। क्योंकि जब 2021 के सारे क्वेश्चन हम लोग लगा डालेंगे तो कोई क्वेश्चन बाकी नहीं रह जाएगा जब हमारा, तो कैसे हम लोग क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे पेपर में, ये हम भी देखते हैं इस बार।
आइए अगला प्रश्न कह रहा है कॉलेज के चुनाव में सचिव के पद के विजयी उम्मीदवार को 69% मत प्राप्त हुए। अब समझो, कहीं भी चुनाव होगा तो हमेशा 100% पे ही चुनाव होगा, ठीक है, 100% पे ही चुनाव होना है। अब इसमें क्या होगा, दो लोग चुनाव लड़ रहे हैं तो एक लोग जीतेंगे और एक लोग हारेंगे। तो विजयी उम्मीदवार को 69%, मतलब जीतने वाले को 69% मिल गए, तो 100 से 69 घटा दो तो 31% किसे मिल गए, जो हार गया। भाई अगर 100% पर चुनाव हुआ, जीतने वाले को 69% मिले तो हारने वाले को 31% मिलेंगे, 100 से 69 घटा दोगे तो हारने वाले का प्रतिशत आ जाएगा। अब दूसरी बात, अब आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है उसने अपने प्रतिद्वंदी को 342 मतों से पराजित किया। मतलब ये वाला जो हारा है इससे 342 मत कम पाया, मतलब ये 342 मत ज़्यादा पाया है। पहले ये देखो ये कितने परसेंट मत ज़्यादा पाया, इससे देखो कितने परसेंट ज़्यादा पाया है, तो 9 से 1 जाएगा 8, 6 से 3 जाएगा 8, 38% मत ज़्यादा पाया। जो 38% मत ज़्यादा पाया वही तो 342 है, क्योंकि ये 342 मत ज़्यादा पाया है। और अगर प्रतिशत में बात की जाए तो 38% मत ज़्यादा पाया, तो जो ज़्यादा पाया उसकी वैल्यू इक्वल कर दीजिए। यहाँ से आप बनाइए 1% की वैल्यू, ये कट जाएगा कितनी बार में, 9 8 72, 9 3 27, हाँ कट जाएगा, 9 बार में कटेगा इससे, तो 1% की वैल्यू आ जाएगी 9। आपसे पूछा क्या है, कॉलेज में विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। जितने प्रतिशत वोटिंग हुई है वही कॉलेज के विद्यार्थी हैं, तो 100% से इधर गुणा कर दो 100%, 100 से इधर गुणा कर दो 900। कॉलेज में कितने विद्यार्थी हैं, 900 विद्यार्थी हैं। बस हमेशा ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे ही लगाइएगा, नॉर्मल तरीका है, बहुत ही बेसिक है। इसमें कहा था कि ये अपने प्रतिद्वंदी से 342 वोट ज़्यादा पाया, तो सबसे पहले हमने प्रतिशत में निकाल लिया कितने प्रतिशत वोट ज़्यादा पाया। 38% वोट ज़्यादा पाया, वही 342 यूनिट की वैल्यू है। तो 38% बराबर 342, 1% बराबर 9, 100% बराबर 900। तो उस कॉलेज में विद्यार्थियों की संख्या कितनी आ गई, 900। चलें आगे बढ़ा जाए, आइए जल्दी जल्दी बढ़ते रहिएगा, ज़्यादा समय मत दीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैं गारंटी लेता हूँ ये CHSL में जरूर देखने को मिलेगा, SSC GD में एक ऐसा प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया। इसकी लैंग्वेज ही अजीब है, बहुत ही खतरनाक प्रश्न, मतलब मज़ा आ जाएगा इस प्रश्न को पढ़ के, आपको भी और हमको भी पढ़ा के। चले आइए, कह रहा है A और B की आय का अनुपात 5:7 है। मतलब आप समझिएगा, एक आय होता है, एक व्यय होता है और एक बचत होता है, ये 3 चीज़ें होती हैं। आय बराबर होता है व्यय प्लस बचत, जब व्यय और बचत को जोड़ देते हैं तो आय निकल आती है, ठीक है। एक A है और एक B है, 2 लोग हैं। A की आय कितनी है, हमने कहा 5 यूनिट है, 5x कहो या यूनिट कहो। B की आय कितनी, 7 यूनिट है। आगे क्या कह रहा है, A और B का, और यहाँ पे कहा A का व्यय B की बचत के बराबर है। चलिए अब बहुत अच्छे से समझिएगा भैया, ये सब बातें समझिएगा, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। कह रहा है A की जो बचत है, A का जो व्यय है वो किसके बराबर है, B का बचत। A का व्यय और B का बचत आपस में बराबर है, इस बात को बहुत अच्छे से हाईलाइट कर लीजिए। फिर क्या कह रहा है, A और B का कुल व्यय 15,750 रुपये है। A और B का कुल व्यय जो खर्च है वो कितना है, 15,750 रुपये है। ये दोनों लोग मिलके इतने रुपए खर्च कर लेते हैं, समझते चलिएगा भैया, यहीं से सब कुछ आएगा। A और B का कुल खर्च है, ये व्यय है, बात को समझिएगा, ये वाला जो है ये खर्च है दोनों का, ये मिला के इतने रुपए खर्च कर लेते हैं। हमसे पूछा क्या, उनकी कुल बचत कितनी होगी, वहाँ दोनों की बचत पूछा है। मतलब जब तक बचत नहीं निकलेगी तब तक हम लोग कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे भैया। या तो हमें दोनों की आय पता चल जाए, आय से दोनों का व्यय माइनस कर देंगे तो बचत निकल आएगी, क्योंकि आय से जब किसी के व्यय को माइनस करते हैं तो बचत आती है। लेकिन सबसे पहले हमें दोनों की आय तो पता चलनी चाहिए। जब दोनों की आय पता चल जाएगी तो उसका व्यय तो दोनों का हमको दिया गया, उसको माइनस कर देंगे तो बचत आ जाएगी। अब एक बात और समझना, यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं, ये सुनिएगा क्या, हम ये लिख सकते हैं B बराबर
15,750, सॉरी यहां पे ए और बी का व्यय है, ये ए का व्यय बराबर 15,750 माइनस बी का व्यय, ये लिखा जा सकता है क्योंकि ये दोनों का खर्च ही तो है। तो हमने लिख दिया, इसको लिख दिया ए का व्यय, इसको लिख दिया बी का व्यय, बी को हमने उधर भेज दिया, माइनस कर दिया। अब ये वाली वैल्यू जो ए का व्यय है यहां पे पुट कर सकते हैं। ए का व्यय क्या पुट कर सकते हैं? 15,750 माइनस बी का व्यय बराबर में बी का बचत। सुनते जाओ, देखो कितना अच्छा प्रश्न है, हम पूरा इसीलिए एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब हम इसको ये लिख सकते हैं 15,750 बराबर बी का बचत, नहीं तो इतना हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस वाले को उधर भेज दो, प्लस बी का व्यय। अब समझिएगा ये क्या निकल आया, और व्यय प्लस बचत होता क्या है? आय, मतलब ये बी की आय आ गई। सुनो कितना अच्छा प्रश्न, कितना अच्छा रोटेट किया है। इस प्रश्न की लैंग्वेज बहुत अच्छी है और बहुत बेहतरीन प्रश्न है। यहाँ पे आपको ए और बी का खर्च दिया था, व्यय दिया था, तो हमने इस बी के व्यय को उधर भेज दिया। इसको लिखा ए का व्यय बराबर 15,750 माइनस बी का व्यय, और यहाँ पे कहा था ए का व्यय बी की बचत के बराबर है। तो ये जो ए का व्यय है उसकी वैल्यू ये है, हमने ए के व्यय की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी, और बी का व्यय जब उधर भेज दोगे तो बी का बचत प्लस बी का व्यय आ जाएगा ये, और बचत प्लस व्यय होता क्या है? आय, मतलब ये आ गई आपकी बी का आय। और आप एक बात और देखना, बी की आय आपको दिया 7 यूनिट, मतलब 7 यूनिट की वैल्यू है 15,750। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए, 7 से काटो, 7 दूनी 14, 1 हासिल जाएगा, फिर 7 दूनी 14, 3 हासिल जाएगा, 7 5 35, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 2250। ये 5 यूनिट की वैल्यू निकालो, 5 गुणे 2250, 5 जुड़े हम 0, 5 हम 25, 2, 5 दूनी 10, 2 12 का 2 हासिल लगाए, 5 दूनी 10, 1 11, फिर से एक बार गुणा कर लीजिएगा, 5 दूनी 0, 5 हम 25 का 5 हासिल लगेगा 2, 5 दूनी 10, 2 12 का 2 हासिल लगेगा, 5 दूनी 10 1 11, ये एक ही आय आ गई। सुनते जाओ, कितना अच्छा प्रश्न, कितना घुमाया है। इतना आसान नहीं है जितना आसान आप सोच रहे हो। अब आप समझिएगा, आपको बताना क्या है, अब आप समझना भैया दूसरी बात, आपको बताना क्या, उनकी बचत। तो जब आय से व्यय को माइनस करते हैं तो क्या आती है? बचत आती है। तो अब समझना भैया, तो दोनों का व्यय दिया गया है 15,750 और दोनों की आय निकाल लो। तो 15,750 ये बी की आय है और 11,250 ए की आय है। दोनों को जोड़ो, 0 में 0 जोड़ो 0, 5 और 5 10 का 0 हासिल लगेगा 1, 7 2 9 1 10 का 0 हासिल लगेगा 1, 5 1 6 और 1 7 और ये 1 1 2, मतलब 27,000 ये आपकी आ गई। अब इसको 15,750 से माइनस कर देना तो अप्रॉक्स में 11,250 वाला जो होगा ये इनकी बचत आ जाएगी। कितनी बचत आएगी? 11,250। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही खतरनाक प्रश्न है। मैं कहता हूं कि बहुत सारे बच्चे इस प्रश्न को छोड़ के आएंगे, क्योंकि इतनी आसानी से इस प्रश्न को समझना पेपर में, फिर इतनी तेजी से इसको लगाना इतना आसान काम नहीं है। और आज जो मैंने क्वेश्चन उठाए ना, मैं सच बता रहा हूं कि मैंने सिर्फ जीडी का पहला पेपर उठाया है। सारे क्वेश्चन जो हैं पहले ही पेपर के ही हैं, मतलब मैंने कोई दूसरे पेपर को टच करने की ज़रूरत ही नहीं की। मैंने जब देखा पहले ही पेपर में इतने खतरनाक लेवल के प्रश्न हैं तो दूसरे पेपर में उठा के प्रश्न लाने की क्या ज़रूरत है। पहले ही पेपर का इतने खतरनाक प्रश्न पूछा गया जीडी 2021 में। एक एक क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन मैं आज पढ़ा, अभी 8 क्वेश्चन पहले ही पेपर के पढ़ा रहा हूँ। तो सोचो इस लेवल के प्रश्न हैं, हमें सोचना पड़ेगा बाबू। ये आप सोचो, इसकी कोई सॉल्व ट्रिक कोई नहीं बना सकता। क्या हुआ, क्या कह रहे हो? सॉल्व ट्रिक बना सकता है? कोई नहीं बना सकता। आपसे बन जाए तो प्लीज़ एक बार हमें आप व्हाट्सएप पे कमेंट करके, मैसेज करके ज़रूर बताना कि इसकी सॉल्व ट्रिक क्या होगी। आप किसी भी टीचर से पढ़ते हो, आप उससे प्रश्न पूछ के मुझे ज़रूर बता देना। अगर कोई भी टीचर ऐसे क्वेश्चन के सॉल्व ट्रिक अवेलेबल कराता है तो हमारी रिक्वेस्ट आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप हमें व्हाट्सएप पे ऐसे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन की सॉल्व ट्रिक ज़रूर प्रोवाइड करा दें।
ना। मैंने तो पूरी कोशिश कर ली। वैसे आप कह रहे हो तो मैं एक बार फिर से प्रयास करूँगा कि शायद बन जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता। ठीक है, चलें आगे बढ़ा जाए। आइए अगला प्रश्न, किसी वस्तु को 12,400 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ उसी वस्तु को 10,600 रुपये में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। यदि वस्तु को 14,950 रुपये में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। वाह, ये भी बढ़िया प्रश्न है, खतरनाक। सबसे पहले आपको यहाँ से सीपी निकालना होगा, कॉस्ट प्राइस निकालना होगा, क्योंकि यदि वस्तु को इतने रुपए में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। कभी भी लाभ निकालना हो तो एसपी से सीपी को माइनस किया जाता है। तो सीपी तो आपको दे दिया 14,950, एसपी तो दे दिया, लेकिन सीपी है आपके पास। सीपी आपको इन दो वैल्यू से निकालनी होगी। ऐसे प्रश्नों में सीपी निकालने के लिए आप लगाइएगा सीपी बराबर SP1 प्लस SP2 बटे में 2। ऐसे वस्तु क्वेश्चंस में सीपी निकालने के लिए आप लगाइएगा SP1 प्लस SP2 बटे में 2। क्या कह रहा है? कह रहा है किसी वस्तु को 12,400 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ, पहला वाला विक्रय मूल्य कितना आया 12,400 रुपये। SP2 दूसरा वाला विक्रय मूल्य कितना आया भैया 10,600 रुपये बटे में 2। यहां से सीपी निकाल लो, जोड़ो, 2 जीरो है 2 जीरो, 6 4 10 का जीरो हंसी लगेगा 1, 2 1 3 2 बटे में 2, काटो, 2 1 नम 2, 2 1 नम 2, 2 पंची 10। तो इस वस्तु का सीपी आ गया कितना 11,500 रुपये। ऐसे प्रश्नों में सीपी निकालने का सबसे आसान तरीका यही है SP1 प्लस SP2 बटे में 2। सबसे पहले हमने वस्तु का सीपी निकालिया, विक्रय मूल्य दिया, सीपी यहाँ पे रखो 11,500, घटाओ 0 से 0, 5 से 0 जाएगा 5, ये 9 से 5 जाएगा 4, 4 से 1 जाएगा 3, मतलब ये आ गया आपका प्रॉफिट आ गया। आपसे कहा क्या प्रॉफिट परसेंट बताइए, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुणे 100 बटे में सीपी। सीपी का मतलब 11,500। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। अब इसको 115 से कितनी बार में कटेगा ये, तीनों 25 15, 3 1 3, हाँ ये 3 बार में कटेगा, मतलब 30 आ जाएगा। ये देखिए प्रॉफिट परसेंट 30% आ गया। ये सीपी निकालने का ऐसे प्रश्नों का सबसे आसान तरीका है। प्रश्न पे ध्यान रखिएगा, प्रश्न की लैंग्वेज क्या है इस पे, प्रश्न की लैंग्वेज पे पूरी तरीके से ध्यान रखिएगा। लैंग्वेज क्या है, किसी वस्तु को 12,400 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ उसी वस्तु को 10,600 रुपये में बेचने पर प्राप्त हानि। दोनों बार बेचने की बात क्या, एक बार कह रहा है जब 12,400 रुपये में बेचेंगे तो प्राप्त लाभ और 10,600 रुपये में बेचेंगे तो प्राप्त हानि आपस में क्या है बराबर है। तो ऐसे प्रश्नों में सीपी निकालने का सबसे आसान तरीका है। कभी कभी ऐसे प्रश्न में इस लैंग्वेज को हटा देगा, ये वाली लैंग्वेज हटा देगा और कहेगा किसी वस्तु को 12,400 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ और उसी वस्तु को 10,600 रुपये में बेचने पर हुई हानि, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो आप डायरेक्ट बताओगे वस्तु का क्रय मूल्य ये है। इसमें एक लैंग्वेज और जोड़ दिया कि यदि वस्तु को इतने रुपए में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत बताओ। तो जब वस्तु का क्रय मूल्य आ गया, वस्तु को आप इतने रुपए में बेचते हो तो क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटा दो, लाभ आ जाएगा। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 बटे सीपी। बताओ कोई डाउट है? जल्दी जल्दी बताते चलो यार, बहुत थक जाता हूँ मैं भी, तुम थकते नहीं हो, तुमको तो बोलना नहीं है एक भी शब्द। चलो आगे बढ़ा जाए। आइए क्या कह रहा है, फिर से कह रहा है एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन 8,448 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन क्या होता है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू दी गई है 8,448 सेंटीमीटर क्यूब, ये बेलन का आयतन होता है। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है और इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसका वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर एच, और इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इसके आयतन के आंकिक मान के 1/8 के बराबर है। अच्छा, इसके जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो किसके बराबर है, इसके आयतन के आंकिक मान के 1/8 के बराबर है, तो बीच में बराबर लगा दिया। चलो
फिर निकालना क्या है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब एच हमें निकालना है। ठीक है, सिलेंडर का एच निकालना है। चलो आओ कैलकुलेट करो, देखो कहीं ना कहीं तो निकल के आएगा ही आएगा। ये पाई से पाई कटेगा, ये आर से आर कटेगा, यहाँ पे एक आर बचेगा, ये एच से एच कट जाएगा, तो 8 दूनी 16, तो आर बराबर यहाँ पे कितना आ गया, 16 आ गया। मतलब रेडियस आ गई, बेलन की रेडियस आ गई 16। अब हमें निकालना क्या है, एच। हमें बेलन का आयतन दे रखा, पाई की जगह पर रखो 22/7, आर की जगह पर रख दो 16, 16 गुणे 16 गुणे एच बराबर में 8 4 4 8। अब इसको कैलकुलेट करो, यहाँ से आपका h निकल आएगा। देखो h यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये h यहाँ से निकल आएगा। कैलकुलेट कर लीजिएगा, h निकालिएगा। अप्रॉक्स में मुझे लगता है कि 10.5 आंसर आना चाहिए। 16 का इसका 256, 256 से ये कटेगा 256 से ये 8 बार में कटेगा, हाँ कट जाएगा, 10.5 आंसर आएगा। ठीक है, चले बताइए, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ से h की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा जल्दी से कि h की वैल्यू क्या आ रही है। 10.5 आनी चाहिए h की वैल्यू। ठीक है, h की वैल्यू 10.5 आएगी। चले आगे बढ़ा जाए, समझते चलो। जीडी 2021 में एडवांस से भी क्वेश्चंस मिल रहे हैं, 2-2 3-3 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मतलब 2020 के पेपर में आना अनिवार्य है। एडवांस को, एडवांस पे भी फोकस रखिएगा। एडवांस में बस आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, प्रिज्म, पिरामिड, वर्ग, आयत, गोला, वृत्त, छिन्नक, जितना भी है ये सारी चीज़ें आपको तैयार होनी चाहिए, सबके फॉर्मूले याद होने चाहिए। चलो आगे बढ़ो। कह रहा अंडे से भरी टोकरी में 20% अंडे टूट गए, 8% सड़े हुए थे, 24% अंडों को केक बनाने के लिए अलग रखा गया था, शेष 12 अंडे कुछ लोगों द्वारा खा लिए गए। शुरुआत में टोकरी में कितने अंडे थे। ठीक है, हमने कहा शुरुआत में टोकरी में 100% अंडे थे। 100% में हुआ क्या, 100% में 20% टूट गए, और अच्छा इसको ब्रैकेट में डाल दो। 100% अंडे थे, उसमें से 20% टूट गए, फिर 8% सड़ गए, और 24% को केक बनाने के लिए रख लिया गया। तो 100% से पहले घटा दो कि कितने अंडे हमारे पास अब बचे। 20 और 24, 44, 8, 52% अंडे हमने खत्म कर दिए। किसमें, 20% टूट गए, 8% सड़ गए, 24% को हमने केक बनाने के लिए रख दिया। तो इतने अंडों को अलग कर दो। अब हमारे पास बचे कितने, 48% अंडे बचे। और क्या कहा, शेष अंडे, शेष 12 अंडे कुछ लोगों द्वारा खा लिए गए। मतलब जो शेष है, ये शेष 48 ही तो है भाई। 20% आपने तोड़ डाले, 8% आपके सड़ गए, 24% आपने केक बनाने के लिए लिख दिया। तो आपके पास 100% अंडे थे। इन 3 प्रोसेस में जो अंडे निकल गए वो 52% निकल गए। शेष कितने बचे, 48%। और कहा शेष 12 अंडे कुछ लोगों द्वारा खा लिए गए। मतलब 48% जो शेष है वही 12 की वैल्यू है। यहां से 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 12/48। आपसे पूछा क्या है, शुरुआत में टोकरी में कितने अंडे थे, शुरुआत में कितने थे, 100%, तो 100 से इधर गुणा कर देना, और 12/48 में भी 100 से गुणा कर देना। अंडों की संख्या आ जाएगी, 12 का नंबर 12, 12 चौको 48, 25 चौको 100। शुरुआत में टोकरी में कितने अंडे थे, 25 अंडे थे। बताओ, कोई डाउट है, समझ गए। ऐसे क्वेश्चंस करो, धड़ाधड़ लैंग्वेज समझते जाओ, खटाखट लगाते जाओ। पेपर में आपको समय नहीं मिलने वाला है, पेपर में बहुत कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। चलिए, ये क्वेश्चंस की शुरुआत हम लोग कल से करेंगे। ये क्वेश्चन पहले आज आप लगाने का प्रयास करना बाबू, अगर नहीं आता तो मैं कल बताऊँगा। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जीडी 2023 के लिए, CHSL 2023 के लिए, KVS PRT के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूपी टेट वालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, सुपर टेट वालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये सारे पेपर में ऐसे प्रश्न पूछे ही गए हैं, और ये बार बार ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि ये प्रश्न यूपी टेट 2022 वाले पेपर में भी आया है एक। ठीक है, SSC GD 2021 में आप चले जाओ और 20 में चले जाओ, आपको 50 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। CGL मेंस में चले जाओ, वहां देखने को मिल जाएंगे। मतलब ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं हमारे पास जो लगातार पेपर में पूछे जा रहे हैं। उन सारे प्रश्नों को मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। बस आप इस प्रैक्टिस क्लास को अहमियत दो। ये प्रैक्टिस क्लास आज नहीं तो कल आपको बहुत प्रॉफिट देगी।
वो आप अभी नहीं समझ पाओगे, मैं कितना भी समझाऊं आपको। आप तभी समझ पाओगे जब आप पेपर देने जाओगे ना, और पेपर में आपके क्वेश्चन फटाफट लगेंगे, तब आप समझ पाओगे। चलिए आगे फिर कल मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और मेहनत के साथ पढ़ते रहो। इस बार सिलेक्शन लेना है। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में।